इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समस्त किसान भाई बहनों को योगेंद्र भैया और कविता बहन की राम राम राम। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम किसान वाणी में। और कविता बहन, आपको भी हमारी राम राम। राम राम योगेंद्र भैया। और सुनाइए, आज आप क्या लाए हैं हमारे किसानों के लिए हमारे आज के किसान वाणी में? कविता बहन, आज का किसान केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि नई तकनीकों को अपनाते हुए, सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाँ भैया, बात तो आपने सही कही है। अब देखे ना, खेती में लागत कम करना, आय बढ़ाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है ना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार और राज्य सरकारें किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर खेत और घर से निकलने वाले जैविक अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन करके किसान न केवल बेहतर खाद तैयार कर सकते हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और खेती की लागत को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए तो योगेंद्र भैया, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता, योजना की प्रमुख विशेषताएं और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और कविता बहन, आज की चर्चा होगी जैविक अपशिष्ट प्रबंधन पर, जिसमें हम जानेंगे कि खेत और घर के जैविक कचरे का सही उपयोग कर किस प्रकार उत्कृष्ट जैविक खाद तैयार की जा सकती है। जी। साथ ही टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत ग्राम रोहना ढाना से श्री योगेश माहोरे जी, जो कि हमें जानकारी देंगे शिमला मिर्च की खेती पर, और इनसे बातचीत करेंगी कविता बहन। साथ ही एक महत्वपूर्ण वार्ता हम सुनेंगे, जिसमें हमें कृषि विज्ञान केंद्र की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सरिता सिंह जानकारी देंगी प्राकृतिक खेती की उपयोगिता पर। बिल्कुल। इसके अलावा लोकगीत और भजनों के माध्यम से मनोरंजन भी होगा। तो चलिए शुरू करने से पहले आज की बात सुन लेते हैं एक बढ़िया सा लोकगीत। कर धनिया मंगई दे कर धनिया में
के चिकनिया हो देखत के चिकनिया मैं तो से बेरे जी सैया लई दे कर धनिया मंगई दे कर धनिया मैं तो से बेरे जी। और किसान भाइयों, आइए अब जुड़ जाते हैं हमारी आज की बात से, जिसमें हम बात करेंगे भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जिसने देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। साथियों, खेती किसानी में बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसी अनेक आवश्यकताओं के लिए समय समय पर धन की जरूरत तो होती ही है। क्यों योगेंद्र भैया? किसानों की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। बिल्कुल किसान भाइयों, इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। हाँ योगेंद्र भैया, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान का पंजीकरण होना आवश्यक। जी हाँ, साथ ही ई-KYC, आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना और भूमि संबंधी जानकारी सही होना जरूरी होता है। यदि इनमें कोई त्रुटि हो जाती है तो किस्त आने में परेशानी हो सकती है। बिल्कुल किसान भाइयों, यदि किसी किसान को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या किस्त अटक गई है तो वे अपने नजदीकी कृषि विभाग, लोक सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC या संबंधित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और यहाँ संपर्क करके अपनी जानकारी की जांच और सुधार भी करवा सकते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं बल्कि किसानों को खेती के लिए समय समय पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग करना भी है। बिल्कुल। इस राशि का उपयोग किसान बीज, उर्वरक, दवाइयों का या फिर अन्य कृषि कार्यों में कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी पात्र किसान इस योजना का लाभ लें, समय समय पर अपनी जानकारी अपडेट कराते रहें ताकि किसी भी किस्त से वंचित ना रहना पड़े। किसान भाइयों बहनों, यदि आपके आसपास कोई पात्र किसान अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ा है तो उसे इस योजना की जानकारी जरूर दें। जागरूक किसान ही समृद्ध किसान बनता है। तो बस यही थी हमारी आज की बात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर। और आइए अब जुड़ जाते हैं वापस से मनोरंजन क्रम से और सुन लेते हैं ये लोकगीत। दादा रिमझिमा पेरवाइला ता, 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 दादा रिमझिमा पेरवाइला ता। केंजा केंजारो किसान भाई, केंजा केंजारो किसान भाई, सब कुन संदेश जगे की तारो दादा रिमझिमा पेरवाइला ता, 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 दादा रिमझिमा पेरवाइला ता। वातुन मौसम अब बारिश ता, वातुन मौसम अब बारिश ता, आतुन काम चालू नेल कोड़ी ता, आतुन काम चालू नेले कोड़ी ता, आतुन काम चालू नेल कोड़ी ता, आतुन काम चालू नेले कोड़ी ता। बिजली चमके मन दे हाल चल, बिजली चमके मन दे हाल चल, बदली कर दे मैं तारो दादा रिमझिमा पेरवाइला ता, 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 दादा रिमझिमा पेरवाइला ता। ईद मेहनत ता गुलशन सारा, ईद मेहनत ता गुलशन सारा, ईद मेहनत ता गुलशन सारा, ईद मेहनत ता गुलशन सारा। शोभा सिया ता इगा सुनो ता तारा, शोभा सिया तैगा सुनो ता तारा, शोभा सिया ता इगा सुनो ता तारा, शोभा
कोयल को के ये नीता मोरनी, कोयल को के ये नीता मोरनी, गोल सनता बने मातुन दीवानी, गोल सनता बने मातुन दीवानी, राजू इंदर के यारो भैया, राजू इंदर के यारो भैया, सांगो भी ना सकते वातारो दादा, दादा रिमके मा फिरवाइला था, दादा रिमके मा फिरवाइला था। और आइए सुनते हैं अब एक महत्वपूर्ण वार्ता जिसमें हम सुनेंगे कृषि विज्ञान केंद्र की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सरिता सिंह से, जो जानकारी दे रही हैं प्राकृतिक खेती की उपयोगिता पर। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज के परिवेश में अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है, क्योंकि आज का जो विषय है जलवायु परिवर्तन, खाद न मिलना और भी बहुत सारी जो हमारी समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए सभी किसान भाई कम लागत में प्राकृतिक खेती बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे समय समय पर हमें खाद की आवश्यकता पड़ती है। जब हम हमारी फसल में खाद नहीं देंगे तो हमारी पैदावार अच्छी नहीं होगी। इसी तारतम्य में हमें प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होना पड़ेगा और हमें उसकी उपयोगिता को समझना होगा। जैसे कि मैं बात करती हूँ, अगर हम चाहे वो मक्का हो, गेहूं हो, धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, उसमें अगर हम डीएपी यूरिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी फसल नहीं के बराबर होगी। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ हमारा जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इनका उपयोग कर हम अपनी खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं। और किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात इसमें ये है कि हमें इसमें कोई भी चीज को बाहर से नहीं खरीदनी है। जो चीज हमारे आसपास है, उपस्थित है, हमें उन्हीं को इसमें लेना है। जैसे कि मैं बात करती हूँ कि बीजामृत हम कैसे बना सकते हैं, तो सभी किसान भाइयों के यहाँ गोपालन होता है। जो हमारी गाय होती है, 1 एकड़ खेती के लिए अगर हम बात करें तो 10 किलो गोबर, 2 लीटर देसी गोमूत्र, 1 चुटकी चूना और जो खेत में हमने अभी तक कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं किया है उसकी हमें मिट्टी लेनी है और उसको बहुत अच्छी तरीके से, या तो 200 लीटर की हम एक टंकी ले लें, उसमें उसको बहुत अच्छी तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद हमारा जो बीज होता है उसको उसमें उपचारित करते हैं। उपचारित करने के बाद जब वो सूख जाता है तो हम अपने खेत में उसे अच्छे तरीके से बो सकते हैं। जैसे कि हम रासायनिक तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये हमारा प्राकृतिक तरीके का ट्रीटमेंट होता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि जीवामृत कैसे तैयार होता है, तो जीवामृत बनाने की भी बहुत सरल विधि है जो कि बहुत सारे किसान भाई इसके बारे में जानते भी हैं। जीवामृत कैसे बनाया जाता है, उसमें भी हमें सर्वप्रथम 200 लीटर की टंकी लेनी है, उसमें हमें 50 लीटर पानी लेना है। उसके बाद हमें 20 लीटर गोबर लेना है, 5 लीटर गोमूत्र लेना है, 1 किलो बेसन लेना है, 1 किलो जो खेत में हमने अभी तक कोई भी फर्टिलाइजर्स केमिकल का यूज नहीं किया है वहाँ की हमको मिट्टी लेनी है। जब इस मिश्रण को भी हम 48 से 72 घंटे तक अच्छी तरीके से घुल जाता है तो हम इसे अपने खेत में, चाहे वो ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं या फ्लड इरिगेशन के माध्यम से भी दे सकते हैं, हम उसे कोई भी माध्यम से बहुत आसान तरीके से दे सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद अगर हमारी फसल में किसी प्रकार के रोग लगते हैं, किसी प्रकार के कीट लगते हैं, तो भी हम बहुत सारी हमारे आसपास जो भी पर्यावरण में पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों का इस्तेमाल कर हम उनका भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नीमास्त्र कैसे बना सकते हैं, हमें अपने खेत के आसपास जो भी नीम के पेड़ हैं उनकी पत्तियों को लेना है और उन्हें इतना उबालना है जब तक कि वो आधा ना हो जाए। जैसे ही आधा होता है तो हमें नीम का जो अर्क होता है उसको अच्छी तरीके से मिलाकर उसमें स्प्रे करना है। तो इन सब चीजों का अगर हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं तो हम अपनी खेती को बहुत अच्छा
लाभ का धंधा बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें लागत बहुत लगती है और हमारे पास में संसाधन नहीं होते, तो सभी किसान भाइयों, थोड़ी अगर हम मेहनत करके हमारे आसपास के जितने भी संसाधन हैं उनका अगर हम उपयोग करेंगे तो बतौर हम खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, जुड़ते हैं हमारी आज की चर्चा से, जिसका विषय हमने लिया है जैविक अपशिष्ट प्रबंधन पर। किसान भाइयों, आजकल हम जल्दी और ज्यादा उत्पादन के मोह में आकर अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम हमें सीधे गुणवत्ता पर देखने के लिए मिलता है। यदि मिट्टी की गुणवत्ता खराब हुई तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा। बिल्कुल कविता बहन, इसीलिए हमें रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग ना करते हुए खेत में मौजूद अपशिष्ट चीजों जैसे फूल, पत्ती, लकड़ी जैसी कुछ चीजों से जैविक खाद बनाकर इसका उपयोग हमें अपने खेतों में जैविक खाद के रूप में करना चाहिए। फूल, पत्ते, लकड़ी वगैरह जो भी चीजें निकलती हैं उन्हीं को हम जैविक अपशिष्ट बोलते हैं। इस अपशिष्ट में गौमूत्र और गोबर खाद मिलाकर अच्छी गुणवत्ता वाली जैविक खाद हम तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, वैसे हम जैविक अपशिष्ट का उपयोग कर तरह तरह की खाद बनाने के तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे कि केंचुआ खाद। जी। अब केंचुआ खाद की यदि हम बात करते हैं तो ये हम सभी जानते हैं कि केंचुए से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ को हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में उपयोग करते हैं और ये वर्मी कंपोस्ट ह्यूमस और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए हम गाय का गोबर और मिट्टी के साथ फल के अवशेष, कूड़ा, कचरा, खरपतवार, सड़े हुए पत्ते, फलों और सब्जियों और रसोई का अपशिष्ट भी हम उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, केंचुआ खाद बनाने के लिए 2.5 फीट ऊंचा और 3 फीट चौड़ा ढांचा एक तैयार करना है, जिसकी लंबाई जगह के हिसाब से कम और ज्यादा आप कर सकते हैं। ढांचे का निचला सिरा ढलान वाला होना चाहिए किसान भाइयों, और नीचे एक कोने में एक छेद छोड़ देना चाहिए जिससे कि अतिरिक्त पानी निकल सके। सभी केंचुओं को लगभग 20 दिनों के लिए अपशिष्ट के ढेर में छोड़ देना चाहिए। इस ढेर पर पशुओं का गोबर या बायोगैस घोल का छिड़काव करने से केंचुआ खाद बनाने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो जाती है। जी हाँ, इसमें विशेष बात का ध्यान रखना ये ज़रूरी होता है किसान भाइयों कि इस्तेमाल किया जाने वाला गोबर ताज़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि सूखा या फिर कुछ दिन पुराना भी हो सकता है। इसमें केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, इसलिए वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में लगभग 50 से 60% तक नमी होना चाहिए। इसके लिए समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। बिल्कुल कविता बहन, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए भी हमें अच्छी किस्म के केंचुओं का चयन करना ज़रूरी होता है। जी। मुख्य रूप से केंचुओं की कुछ अच्छी किस्में होती हैं, जैसे कि अफ्रीकी केंचुआ, लाल केंचुआ और एशियाई केंचुआ। इसमें से जो अफ्रीकी केंचुआ है वो सबसे अच्छा माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि अफ्रीकी केंचुआ कम समय में खाद बनाने की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में नए केंचुए भी बनाते हैं। ठीक ऐसे ही यदि हमारे पास धान के पुआल और गेहूं के अवशेष बचे हैं तो इन पर भी डिकम्पोस्ट का छिड़काव करके एक छायादार स्थान पर खेत के बाहर इकट्ठा करके ढेर लगा देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल, इस तरह से लगभग 45 से 60 दिनों में अच्छी खाद बन जाती है। केंचुए को ढेर की सतह पर छोड़ देना चाहिए और ये अपने आप ही नीचे चले जाते हैं। इन्हें छोड़ने के बाद गीली बोरी के साथ इन्हें कवर कर देना चाहिए। हाँ योगेंद्र भैया, वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ विशेष सावधानियों को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है, जैसे कि हमें छायादार स्थान पर ही ये बनाना चाहिए और केंचुओं को चूहों से, कुत्तों से, बिल्लियों से, मोरों से, पक्षियों से और मुर्गियों से बचाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें चींटी, दीमक और मक्खी ना लगे, इस बात का भी ध्यान रखें। और साथ ही कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर हम केंचुए और अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर अच्छी वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते जी हाँ, हैं। यही थी हमारी आज की महत्वपूर्ण चर्चा जैविक अपशिष्ट प्रबंधन पर। बिल्कुल, और अब समय हो चला है हमारे मेहमान क्रम का। तो किसान भाइयों, आज के हमारे मेहमान हैं ग्राम रोहना ढाना से श्री योगेश माहौरे जी, जो हमें जानकारी देंगे शिमला मिर्च की खेती पर, और इनसे बातचीत करेंगी कविता बहन। योगेश भैया, आपको हमारी राम राम। सभी किसान भाइयों का मेरा राम राम। योगेश भैया, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि आप मल्चिंग का उपयोग अपनी खेती में कर रहे हैं शिमला मिर्च की फसल उगाने के लिए, तो जी, इसमें सामान्य खेती की अपेक्षा क्या कुछ नया रहता है? इसमें नया ऐसा है मैडम कि पौधे लगाने पे रोग और कीट ज्यादा आते नहीं है और निंदाई गुड़ाई की जो समस्या रहती है वो कम होती है। इसमें मतलब कुल मिला के खर्च कम हो जाता है खेती का। जी, तो शिमला मिर्च की खेती साल में कितने बार की जाती है? मैडम, शिमला मिर्च की खेती साल 2 बार करते हैं हम लोग। एक जनवरी फरवरी में करते हैं, एक अगस्त और सितंबर में करते हैं। वैसे भी कुछ अच्छा। लोग साल भर भी यूज कर लगाते हैं,
लेकिन ये 2 समय में ज़्यादा अच्छा उत्पादन आता है। और खेती की तैयारी के संबंध में कुछ बताइए आप हमारे हम किसान भाइयों बहनों को। हम खेत की तैयारी मैडम गर्मी में पलटी प्लाऊ चला के छोड़ देते हैं उसको 2 महीने के लिए, अप्रैल मई, और जून के पहले हफ्ते में खेत तैयार करके बेड निकाल के उस पर गोबर खाद डाल के बेसल डोज डाल के मल्चिंग बिछा के छोड़ देते हैं 2 महीने के लिए। फिर अगस्त में उसकी जी। खेती करते हैं। अच्छा, और खाद और उर्वरक की कितनी मात्रा दी जाती है खाद शिमला में मिर्च मैडम, में? शिमला मिर्च में खाद हम डीएपी 1 बोरी, 10-26-26 का 1 बोरी, सुपर दे देते हैं मैडम 4 बोरी, पोटास 1 बोरी, और उसमें फटेरा, रिजेंट और कुछ झाइम वगैरह डालते हैं। अच्छा, ठीक है योगेश भैया, ये बताइए कि बारिश के समय में मल्चिंग का क्या विशेष योगदान रहता है हमारी मतलब खेती के लिए? विशेष योगदान ये रहता है कि मल्चिंग करने से खरपतवार बाहर नहीं निकलते, अनावश्यक जो निकलते हैं। जी। और जो अपन खाद देते हैं उसमें वाटर सोल्यूबल खाद भी देते हैं, तो वो उसका हाँ। लीच आउट नहीं होता और वो बाष्पीकरण नहीं होता, उसका जी। पौधे बस स्वस्थ रहते हैं, और ठीक उससे है ना। कीट और रोग भी कम लगते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये बताइए हमारे किसान भाइयों को कि कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए आप क्या विशेष सावधानियां बरतते हैं? हम कीट और रोग के लिए हम तो ज़्यादातर ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास फंगस के लिए लेते हैं, जी। और कीटों के लिए मेट्रिसेम एनोसोप्ली, बेबियारा बेसियाना और वर्टिसिलियम लेके आनी, इस टाइप की जो फंगस है उनका यूज़ करते हैं, तो जिससे कि कीट और रस चूसक कीटें, इल्लियाँ वगैरह कम आती है। और फिर इससे अगर नहीं हो पाता तो फिर मार्केट में जो दवा चलती है उनका स्प्रे करना पड़ता है। ठीक है योगेश भैया, अच्छा उत्पादन पाने के लिए क्या जी, करना चाहिए? थोड़ा अच्छा उत्पादन पाने के लिए तो ज़्यादातर कार्बन की मात्रा अपने को ज़मीन में बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए गोबर खाद डालना पड़ेगा, हाँ। और प्रॉपर समय पर रोग और कीट पर मतलब विशेष ध्यान अब देना पड़ेगा शिमला मिर्च की खेती पर। जी। इसमें क्या होता है कि शिमला मिर्च की खेती बहुत सेंसिटिव होती है, इसमें हाँ। रोग और कीट ज़्यादा आते हैं, ज़्यादातर ब्लैक थ्रिप्स करके एक नया कीट आया है, वो ज़्यादा अटैक करता है, जिससे उसकी उत्पादन अच्छा। क्षमता घटती है। जी, तो समय समय पर इसका हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना जी जी, चाहिए। उसका समय समय पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक है योगेश भैया, आपने हमें अपने हमारे किसान भाइयों को विस्तार से शिमला मिर्च की खेती के बारे में जो जानकारी दी है, उम्मीद है जी, हमारे किसान भाइयों को पसंद आएगी। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। और कविता बहन, अब रुख कर लेते हैं मंडी भाव की ओर। तो जी। किसान भाइयों, आज गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 2,570 रुपए और अधिकतम भाव रहा 3,045 रुपए। मक्के का न्यूनतम भाव रहा 2,300 रुपए और अधिकतम भाव रहा 2,401 रुपए। बिल्कुल। वहीं चने का न्यूनतम भाव रहा 5,576 रुपए और अधिकतम भाव रहा 6,151 रुपए। तुअर का न्यूनतम भाव रहा 6,100 रुपए और अधिकतम भाव रहा 7,091 रुपए। बिल्कुल। वहीं मूंग का न्यूनतम भाव रहा 5,401 रुपए और अधिकतम भाव रहा 7,112 रुपए। और सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 6,300 रुपए और अधिकतम भाव रहा 7,300 रुपए। बिल्कुल। तो ये तो हुए हमारे आज के मंडी भाव, और अब बारी है मौसम की जानकारी की। तो किसान भाइयों, छिंदवाड़ा के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। जी हाँ, साथ ही किसान भाइयों, वर्षा ऋतु और सक्रिय मानसून को देखते हुए किसानों को खेतों में जल निकासी का प्रबंधन करने, कटी हुई फसल या खाद को सुरक्षित रखने और चमक गरज के समय खेत में काम न करने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल। वहीं जल निकासी और सुरक्षा की बात करें तो खेत में पानी ना रुकने दे किसान भाई, अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें और कटी हुई फसल को सुरक्षित रख लें। जी हाँ किसान भाइयों, खाद और बुवाई के लिए सलाह दी जाती है कि सड़ी गोबर की खाद डालें, मिट्टी की जांच करवाएं और संतुलित खाद का प्रयोग करें। तो ये तो थी हमारे आज की मौसम की जानकारी। और किसान भाइयों, यदि आपको हमारे ये कार्यक्रम किसान वाणी का नया प्रारूप पसंद आ रहा है और आप दोबारा सुनना चाहते हैं या अपने अन्य श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं, तो आप YouTube पर छिंदवाड़ा आकाशवाणी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें अपने कमेंट भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब समय हो चला है कविता बहन अब हमारे किसान भाइयों से विदा लेने का। तो मैं योगेंद्र भैया और मैं कविता बहन कहते हैं राम राम, जय जवान, जय किसान। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प
जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।